हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय से लेकर भूगोल के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में कब अपनाई गई? ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा 1992 में। 1992 ईस्वी में जो सतत पोषणीय विकास है, इसके बारे में जान लेते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिससे पर्यावरण को क्षति या हानि न पहुंचे। सतत पोषणीय विकास की सर्वप्रथम अवधारणा को जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति प्रदान की गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लक्ष्य के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भुखमरी, बीमारी और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा 1992 में। आगे देख लेते हैं, संसाधन से क्या तात्पर्य है या फिर संसाधन से क्या आशय है? पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन। ठीक है, दूसरे शब्दों में बात करें तो पर्यावरण में मौजूद वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तथा जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली हो जाएगी प्राकृतिक आपदा और दूसरी हो जाएगी मानवीकृत आपदा या फिर मानवकृत आपदा। तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो प्रकृति के द्वारा, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और मानवीकृत आपदाएं क्या हैं या फिर मानवकृत आपदाएं? वैश्विक तापन, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि, ये मानवकृत आपदाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है। इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से बना है। ठीक है, यह मृदा भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लगभग 45% भाग में विस्तृत है या फिर फैली हुई है। जलोढ़ मृदा की उर्वरक क्षमता अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है वहाँ कृषि अधिकता से की जाती है। अच्छा, इसमें कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि पोटास हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना आदि। ठीक है, जलोढ़ मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो धान, गेहूं, गन्ना आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी में कौन से खनिज पाए जाते हैं? काली मिट्टी में कौन से खनिज पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। ठीक है, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये मुख्य पॉइंट आप याद रखिएगा। अच्छा, काली मिट्टी का एक और नाम है, इस मिट्टी को रेगुर या काली कपास मिट्टी भी कहा जाती है, क्योंकि कपास के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है, काली मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, लैटेराइट मृदा में मुख्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? उत्तर हो जाएगा काजू, चाय, कॉफी और कुनैन। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 5 जून। ठीक है, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1992 ईस्वी में की थी। 5 जून
1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब? 5 जून 1974 ईस्वी को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा IUCN का पूरा नाम क्या है? IUCN का पूरा नाम बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसे हिंदी में कहेंगे। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी अब स्थापना की बात करें तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1948 में। कब हुई थी? तो अक्टूबर 1948 में। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। ठीक है, 1936 में। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। यहाँ पर शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरण, चीतल, सांभर, पांडा, नीलगाय और चीता आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क, यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, और इसी हेली नेशनल पार्क के रूप में 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। वन महोत्सव को मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, मतलब कि क्या है, जुलाई के पहले सप्ताह में। ठीक है, 1950 में वन संरक्षण के लिए तत्कालीन केंद्रीय वन मंत्री KM मुंशी, कौन? KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी, आप याद रखिएगा, KM मुंशी ने आरंभ किया। भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए हम सभी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। पहले है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार हुआ है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार की पहाड़ियों से निकलकर झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होने के बाद हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, दामोदर नदी में आने वाली भयंकर बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। बाढ़ के कारण अपार धन जन की हानि होती है। ठीक है, इस सन 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इस परियोजना के निर्माण पर 110 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह जो योजना है विश्व में दूसरे नंबर की योजना है। यह परियोजना जो है विश्व में दूसरे नंबर की परियोजना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो है, इसका निर्माण पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में हुआ है। कहाँ पर? रोपड़ जिले में, पंजाब राज्य के। इसके अंतर्गत सतलज नदी पर भाखड़ा नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। जो ये प्रोजेक्ट है, ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये भाखड़ा बांध। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर। ठीक है, नदी तल से लंबाई क्या है? 338 मीटर। ऊपर की चोटी क्या है? 518 मीटर। बांध जो है, इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ सागर नामक विशाल जलाशय है, इसको आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना तो ये कहाँ पे है?
यह उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। यह महानदी से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड नामक स्थान पर बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य महानदी में प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ को रोकना है। इसके अंतर्गत हीराकुंड, टिकरपारा और नाराज नामक स्थानों पर 3 बांध बनाए गए हैं। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड, ठीक है। अगर यह 61 मीटर ऊंचा और 4800 मीटर लंबा है। इसके अंतर्गत 3 नहरें हैं, बरगढ़, सेसब और संबलपुर, ठीक है, में निकाली गई हैं और 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं। इसके द्वारा 3,55,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। आगे हम देखते हैं रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना में क्या है? यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। ये जो है रिहंद बांध परियोजना है, यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है। यह परियोजना सन 1956 में बनाई गई थी। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर सोन की सहायक नदी रिहंद पर रिहंद बांध बनाया गया। यह 936 मीटर लंबा और 91 मीटर ऊंचा है। रिहंद बांध के पीछे बने जलाशय का क्षेत्रफल 466 वर्ग किलोमीटर तथा क्षमता 10,608 लाख घन मीटर की है। इसकी सफाई के लिए 4 सुरंगें बनाई गई हैं तथा बाढ़ का जल निकालने के लिए 13 फाटक लगाए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत ओबरा नामक स्थान पर ही 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत शक्ति गृह बनाया गया है। इसमें 600 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जिससे 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। आगे हम देख लेते हैं नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सा? नागार्जुन सागर परियोजना देख लेते हैं। तो यह दक्षिण भारत की यह सबसे मुख्य परियोजना है। यह आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर, कौन सा बांध, कहाँ पर? कृष्णा नदी पर बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इस सागर का नाम नागार्जुन सागर रखा गया है। यह बांध 1450 मीटर लंबा है। इसके दोनों तटों पर 3114 मीटर लंबे तटबंध बनाए गए हैं और दोनों तरफ 383 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं। इस बांध के पीछे एक झील बनाई गई है। क्या बनाई गई है? झील बनाई गई है। इसके पहले वहां पर वास्तुकला का सुंदर मंदिर था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जिसे ये क्या था? तो ये 5 भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, जिनके बारे में थोड़ा हमने डिटेल में जाना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न बनेंगे हम बाद के वीडियो में, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।